क्या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप वास्तव में एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप परेशान हैं इस बात को लेकर कि जीएस के इतने बड़े सेक्शन को लेकर कम समय में हम कैसे कंप्लीट करें, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के पॉलिटी से संबंधित उन सारे प्रश्नों के बारे में जो कि पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है, और हम उन प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं जो एसएससी जीडी ने अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में 2 या 3-4 सालों में पूछा है। यहाँ पर हम 2018 से लेकर 2021-22 के जितने भी एग्ज़ाम एसएससी ने कराए हैं उसमें पॉलिटी के किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, उन सब की हम टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। बिना किसी बकवास के, बिना किसी लेट लतीफ़ के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न जो कि मैंने पूछा है आपसे पुरानी वाली एसएससी की इस सीरीज की वीडियो में। तो आप क्या बताएंगे कि मुझे पहले बताइए, इस क्वेश्चन के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे कि लोकसभा में कितने सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है? लोकसभा में कितने सदस्य नियुक्ति होती है राष्ट्रसभा के द्वारा? ऑप्शन है 2, 12, 5 और 0, यानी कि एक भी नहीं। उम्मीद करेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको का और कमेंट में जाइए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछली वाली वीडियो क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वाली जो वीडियो हमारी क्लास आई थी, थोड़ा वहाँ पर वीडियो क्लास की जो क्वालिटी थी वो अच्छा ना होने की वजह से उसमें थोड़ा वो आनंद, वो मज़ा शायद आपको नहीं आया होगा। तो हम यहाँ पर उस मज़ा, उसी आनंद के साथ आगे हम इसको चरम सीमा पर ले जाएंगे, आपके इस कॉन्फिडेंस को, अगर आप वास्तव में सीरियस होकर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एसएससी जीडी ही नहीं अपितु एसएससी से संबंधित किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीपीओ, चाहे वो सीजीएल, चाहे वो सीएचएसएल, चाहे एमटीएस, चाहे एसएससी का दिल्ली पुलिस, तो सारा सिलेबस यहाँ पे एक जगह इकट्ठा आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे वर्तमान में सिर्फ पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और पॉलिटी संबंधित उन सारे प्रश्नों के बारे में कर रहे हैं जो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न एसएससी ने पिछले 2 या 3 साल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए आज के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। पसंद नहीं आने पर आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। कोई सलाह, कोई सजेशन आपका है तो आप वो अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? मतलब भारत में संविधान में किस अनुच्छेद में आपको मिलेगा कि आपको नया राज्य बनाना है, तो उसमें उसके रूल्स, उसके नियम किस अनुच्छेद में मिलेंगे। मैं इसके ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए अनुच्छेद 4, ऑप्शन 2 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम संविधान जब खोलते हैं तो भाग नंबर 1 में हम पाते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और इसका जो विषय है वो है भारत देश के बारे में। भारत देश क्या है, इसका नाम क्या है और इसके राज्यों के बारे में बात भाग 1 में की गई है। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 1 कहता है भारतीय संविधान के भाग 1 का, वो कहता है कि जो भारत है, भारत जो राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत अपने आप में कुछ नहीं है। भारत जो है वो कई सारे राज्यों को मिलाकर उन राज्यों का एक संघ कहलाएगा। अनुच्छेद नंबर 2 में राज्य और उनके क्षेत्र, कौन सा राज्य, राज्य एवं उनके क्षेत्र,
राज्य और उनका क्षेत्र सीमा कहाँ तक रहेगी। मान लो यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक हरियाणा होगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक यूपी होगा। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों के राज्य क्षेत्र। ध्यान रखना, सॉरी पहले वाले में मैंने थोड़ा सा तीसरे वाले के बारे बात पहले में दूसरे में बता दी आपको। जो भी बता रहा था वो राज्यों के क्षेत्र से संबंध, राज्यों के राज्य क्षेत्र जो होंगे वो अनुच्छेद 3 में होंगे। जो भी बताया था वो मैंने ये था कि राज्य और उनके क्षेत्र, राज्य जो है वो कितने हैं और उनका नाम क्या है, ये अनुच्छेद 2 मिलेगा। और उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक होगा, कितने कहाँ तक राज्य का मुख्यमंत्री राज्य करेगा, तो वो होगा अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 जो बताता है वो बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3, ध्यान रखना, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी आपने अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है, वो आपका आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब आपको जैसा पता है, पुरानी वीडियो में मैं क्लास में बता चुका हूँ कि आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किए जाते हैं और जिसका भाग वर्ण में मिलेगा वर्णन 20 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होगा वो 2 और 3 के तहत नहीं माना जाएगा। कोई भी राज्य नया बनता है या 2 नए राज्य जुड़ते हैं या किसी राज्य को बाहरी क्षेत्र से आक्रमण करके उसको अपने मिलाया जाता है तो ये संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसके लिए ध्यान रखना, इसके लिए पास करने के लिए हमारे लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और संसद, मतलब संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है, उसमें से अगर कोई भी कानून पास करना है तो वोटिंग होती है। तो वोटिंग 2 प्रकार से की जाती है। एक तो होता है पूर्ण बहुमत की वोटिंग, पूर्ण बहुमत की वोटिंग, और एक होती है साधारण बहुमत की वोटिंग। साधारण बहुमत की वोटिंग का मतलब होता है आप 50% प्लस 1, आधे से एक व्यक्ति ज़्यादा। और पूर्ण बहुमत की वोटिंग को हम बोलते हैं 2/3, टोटल सीट का 2/3 सदस्य, 3 में से लगभग 2 उसके साथ में आए, उसकी सम्मति दें, तब वो अधिनियम बनेगा। लेकिन साधारण बहुमत में क्या होता है, मान लो 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्य में से आपके आधे यानी कितना होगा, 50%, 50 और 1 यानी 51 लोग अगर उसके पक्ष में वोटिंग कर देंगे तो वो एक कानून बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, एक बार हम क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन क्या था, अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है। तो नए राज्यों का जो गठन होगा वो आपका होगा अनुच्छेद 3 में। ध्यान रखना, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। आपको पता है आर्टिकल 370 काफ़ी सुर्खियों में रहता था पहले, वर्तमान में इसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। एक आर्टिकल 370 क्या था, एक जम्मू कश्मीर के राज्य को विशेष तरीके का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि 370 में जो रूल नियम बनाए थे ये किस व्यक्ति ने इसका फंडामेंटल प्रोसेस जारी किया था या फिर प्रारूप तैयार किया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगार या रघुवर दास। तो ध्यान रखेंगे 370 जो बनाया था वो बनाया था गोपाल स्वामी अयंगार ने। देखो, गोपाल स्वामी अयंगार थे कौन, जैसा कि आपको पता है जो संविधान बना रहे थे उसमें एक प्रारूप समिति हुआ करती थी जिसमें से 7 लोग हुआ करते थे और जिसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हीं सदस्यों में से एक थे गोपाल स्वामी अयंगार। और ध्यान रखना
ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा वंश का राज हुआ करता था उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, और डोगरा वंश के राजा हुआ सब करते थे जिनका नाम था हरि सिंह। ध्यान रखना, हरि सिंह राजा जो थे वो डोगरा वंश के थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाने की जो प्रथा थी वो अंग्रेजों ने 1927 में शुरू की थी। अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जम्मू कश्मीर पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री हुआ करता था एक्चुअल में, प्रथम प्रधानमंत्री नाम का प्रधानमंत्री था, इसके अधिकार जो थे वो दीवान के बराबर थे। पहले प्रधानमंत्री बनाया गया सर अल्वियन बनर्जी, अल्वियन बनर्जी। आपसे पूछता है कि जम्मू कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो अल्वियन बनर्जी 1927 में इनको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जब हरि सिंह के भी समझौता हुआ, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1948 में, 47 के समय में ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपनी तरफ कब्जा लेने के लिए आक्रमण कर दिया। उस कंडीशन में भारत के साथ सहमति हुई हरि सिंह की, और हरि सिंह इस बात पर राजी हुए कि वो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ विशेष मांगें थीं। उस मांग को ही तैयार किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसका आंसर मैं आज बहुत समय कम बचाने के लिए कम समय में ज़्यादा पढ़ाने के पर्पज़ से इसका आंसर भी लिख के लाया हूँ, जिससे कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको आराम से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ तो समय थोड़ा बढ़ जाता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा ऑप्शन 44, 33 और 110 और 93। देखिए, विधेयक क्या होता है पहले तो ये समझिए। विधेयक, और एक विधेयक को ही हम बोलते हैं अंग्रेजी में बिल। एक होता है अधिनियम, अधिनियम को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्ट। इन दोनों में अंतर समझिए। विधेयक का मतलब होता है जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति, इन तीनों से संसद हमारा बनता है। कोई भी आपको कानून बनाना है तो उसका क्या लगाना पड़ेगा, पहले प्रस्ताव लाना पड़ेगा, और कानून के प्रस्ताव लाने के लिए आपको जो कानून बनने से पहले प्रस्ताव लाया जाता है उसको हम बोलते हैं विधेयक। कानून बन जाता है उसके बाद वो कहलाता है अधिनियम, एक्ट कहलाता है। ठीक है, कानून बने, अगर कोई अधिनियम है तो इसका मतलब वो कानून बन चुका है। विधेयक है इसका मतलब वो प्रोसेसिंग में है, उस पर यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की कार्रवाई होगी, उसके बाद वो अधिनियम वो विधेयक अधिनियम बन पाएगा। तो अब लोकसभा में जो विधेयक पेश किए जाते हैं धन निकालने के लिए वो विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक विधेयक होता है धन विधेयक, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूँ आपके लिए। दूसरा होता है आपका वित्त विधेयक। धन विधेयक धन निकालने के लिए होता है जिसको हम बोलते हैं मनी बिल। वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल होता है जिसका मतलब भी धन निकालना होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, देखिए, धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, दोनों ही आपको पेश किए जाएंगे सबसे पहले लोकसभा में। इन दोनों को पेश किया जाएगा लोकसभा में। वैसे वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट वाला जो होगा लोकसभा में प्रवेश किया जाएगा या प्रस्तुत होगा, लेकिन सेकंड वाला जो होगा वो राज्यसभा में ही प्रयुक्त किया जाएगा। तो हम फर्स्ट वाले के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। धन विधेयक हो या वित्त विधेयक, दोनों ही लोकसभा में पहले पेश होंगे, राज्यसभा में पहले पेश नहीं। वैसे कोई भी कानून आप बना रहे हो तो पहले चाहे राज्यसभा में ले आओ तो लोकसभा में ले आओ। जैसे लोकसभा में कार्रवाई होगी, वोटिंग होगी, बहस होगी, वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद पास होने के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से वही प्रोसेस होगी, वोटिंग होगी, वोटिंग होगी, उसके बाद कहाँ जाएगा, ये राष्ट्रपति के पास। कानून ऐसे तरीके से बनता है, इधर ध्यान दीजिए। कानून कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ कि लोकसभा में कोई बिल पेश किया आपने, उसके बाद उस पर बहस हुई, बहस होने के बाद उसको क्या किया, वोटिंग हुई, वोटिंग करने के बाद पास हो गया तो वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी क्या होगा, बहस होगी उस पर, उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में।
फिर वो क्या होगा, उस पर वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जिस दिन उस पर साइन कर देगा उस दिन से वो विधेयक क्या माना जाएगा, वो विधेयक जो है अधिनियम माना जाएगा, कानून माना जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार धन विधेयक और वित्त विधेयक पेश किए जाते हैं लोकसभा में। अब कोई भी कानून आपको बनाना है तो पहले आप राज्यसभा शुरुआत कर सकते हो और लोकसभा शुरुआत कर सकते हो, लेकिन अगर धन विधेयक है या वित्त विधेयक है तो आप शुरुआत राज्यसभा से नहीं कर सकते, आप इसकी शुरुआत किससे करोगे, इसकी शुरुआत लोकसभा से करोगे ही करोगे। और लोकसभा में जब आप करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर धन विधेयक है तो इसका ध्यान रखना, इसकी आपको अनुमति नहीं, ऐसा नहीं है मुंह उठा के गए, सरकार गई कि भाई धन विधेयक पेश कर दिया, अनुमति लेनी पड़ेगी और अनुमति देंगे महामहिम यानी कि भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहेंगे जाओ बेटा विधेयक को पेश कर दो, तब जाकर ये विधेयक मेरे बाबू पेश होगा। कहाँ पर पेश होगा, धन विधेयक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, धन विधेयक कहाँ होगा, लोकसभा में पेश होगा। ठीक है, वित्त विधेयक में राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोनों ही प्रकार से धन निकाला जाता है। मैं आपसे पूछूं कि वित्त कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्णय जो लेता है वो लेता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। आप बता सकते हैं लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, मैं भी देखूं आपकी करंट कितनी तेज है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा कि इसको धन विधेयक कहेंगे या वित्त विधेयक कहेंगे। धन विधेयक होता है, इसका अनुच्छेद में मिलेगा वर्णन 110 में, और वित्त विधेयक होता है ये आपको मिलेगा 117 में। तो क्वेश्चन में यहाँ पे धन विधेयक के बारे में बताया था, तो धन विधेयक 110 में और वित्त विधेयक आप लिख लीजिएगा 117 में। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, इसकी परमिशन कौन देगा, राष्ट्रपति, सिर्फ धन विधेयक की, वित्त विधेयक की कोई परमिशन नहीं मिलती, आप डायरेक्ट पेश कर सकते हो। ठीक है, निर्णय कौन लेगा कि धन विधेयक है या वित्त विधेयक, वो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। आपने मान लो धन विधेयक पेश किया, लोकसभा का अध्यक्ष को लगा ये धन विधेयक नहीं है वित्त विधेयक है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को चेंज कर देगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बताऊँ कि जो धन विधेयक है इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब पैसा, दोनों से ही पैसा सरकार निकालती है। सरकार का मतलब है कोई भी टैक्स लगाना है, टैक्स को लगाना हो, टैक्स को कम करना हो, टैक्स में बदलाव करना हो, सरकार पे कोई उधार आ रहा है उस तरीके में सरकार को उधार रुपए चुकाने हो, इस तरीके से अगर सरकार को रुपया चुकाना है या भारतीय संचित निधि में रुपए जमा करना है तब वो लेके आती है धन विधेयक। वित्त विधेयक में क्या होता है, आपको पूरा टैक्स का ढांचा ही बदलना है, टैक्स नहीं बदलना है, टैक्स लगाने का सिस्टम वही बदलनी है। मान लो पूरा टैक्स आप जो लगा रहे हो, जैसे जीएसटी है, जीएसटी आपका आया था, आपको पता है 101 का संविधान संशोधन हुआ था, तो वो धन विधेयक नहीं था, वो वित्त विधेयक के रूप में आया था, क्योंकि जीएसटी में पूरा एक प्रोसेस ही चेंज हो गया। जब आपको पूरा प्रोसेस ही चेंज करना है उसका, तो आपको वित्त विधेयक लाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आपको टैक्स निकालना, बढ़ाना, कम करना, खत्म करना, संचित निधि में पैसा जमा करना, ये सब आपका आएगा वित्त विधेयक। उम्मीद करते हैं ये धन विधेयक और वित्त विधेयक आपको क्लियरिटी समाप्त हो गया होगा। मैं एक बात यहाँ से और बता देता हूँ कि अगर कोई वित्त विधेयक है तो वो वित्त विधेयक, धन विधेयक है तो धन विधेयक राज्यसभा से पास होगा, लेकिन लोकसभा से पास होगा तो फिर राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं होता कि राज्यसभा इसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। राज्यसभा को ये पास करना ही पड़ेगा। अगर राज्यसभा इसको पास नहीं करती है तो 14 दिन के अंदर ये स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। तो राज्यसभा के पास ये सिर्फ दिखाने के लिए जाता है, राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, उसको पास करेगी तो ही पास होगा, नहीं करेगी तो 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये इसका आंसर है। धन विधेयक किस में होगा, धन विधेयक संविधान के 110 में, और वित्त विधेयक होगा 117 में, 10 ज़्यादा होगा, इससे 7 ज़्यादा। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आपको पता है 6 मौलिक अधिकार हैं, भाग कौन सा है, भाग है 3, अनुच्छेद कौन से हैं, 12 से 35 के बीच है, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर है वो है अनुच्छेद 19 के तहत आपको गारंटी मिलती है कि जाओ मौज लो, स्वतंत्र भारतीय संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप किसी के खिलाफ बोलो, किसी को कोई धर्म अपनाओ, कुछ भी आप कहीं भी जाओ, घूमो, मजे लो, ये आपके पास अधिकार है। ये आपको अच्छा 19 अनुच्छेद में। ठीक है, आप इसको कैसे ध्यान करोगे मैं बताता हूँ। स्वतंत्रता की गारंटी, स्वतंत्रता की आपको कब मिली, 1947 में, तो आप ध्यान रखो स्वतंत्रता 1947 मिली, तो 19 ध्यान रखो, 1947 ऐसे था। मैं आज
कोशिश करूंगा कि हर अनुच्छेद के कुछ ना कुछ ट्रिक बता पाऊँ आपको, जिससे कि वो अनुच्छेद आपको याद रह जाए। वरना पढ़ना आसान है, याद करना बहुत कठिन है आज के समय में। ठीक है, 1947 में आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुए हम, तो 19 में ध्यान रखो कि मौलिक कर्तव्य क्या हुए, स्वतंत्रता की गारंटी यहाँ पर देते हैं, इसको पढ़ लेना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है किसी भी नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी के साथ ये नहीं कह सकते भाई तुम्हारी जाति अलग है तो तुम जाओ यहाँ से, तुम हमारे यहाँ नहीं आओगे। या किसी क्या जेंडर अलग है, महिला है तो पुरुष से नफरत कर रही है, पुरुष है तो महिला से नफरत कर रही है, या किसी राज्य के आधार पर आप नफरत कर रहे हैं। मान लो जैसे कि आप बिहार के हैं तो आप कहीं जा रहे हैं तो बिहारी कह के आपको चढ़ाया जा रहा है, या फिर आप गांव के हैं तो शहर में आपको चढ़ाया जा रहा है देहाती गंवार कह के। तो ऐसा आप नहीं कर सकते संविधान के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा करते हैं तो इस संविधान में मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। तो ये होगा आपका अनुच्छेद 15। तो इसको ध्यान कैसे करोगे कि 15 नंबर की गाड़ी, 15 नंबर की गाड़ी से आपने किसी के साथ क्या नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करना है। 15 नंबर की गाड़ी से किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे आप 15 नंबर की गाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे इसको पढ़ लेना, ये सब मैं लिख के लाया हूँ आप। ठीक है, तो रोक रोक के वीडियो पढ़ लेना, चीज़ें वही हैं जो मैंने बता दी हैं। 116 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी, जबरन श्रम पर रोक है? देखिए भाई, मानवों की तस्करी नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, किसी को जबरदस्ती मजदूर बनाकर उसको बेच आओ, या फिर उसके अंग आप निकाल के लीवर, गुर्दा, फेफड़ा, खून, ब्लड करके बेच दो, ये नहीं कर सकते। जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते पकड़ के कि जाइए आप पकड़ लाओ किसी को, मेरे घर में झाड़ू लगाइए आप, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो ऐसा प्रावधान आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखना 23 में आपको मिलेगा। भाई साहब 2023 आने वाली है, सुधर जाओ, 2023 आने वाली है, सुधर जाओ, नहीं तो मानवों की तस्करी मत करो, जबरन किसी पर जोर जोर लगाकर क्या नहीं करो, जबरन काम मत करवाओ, नहीं तो 2030 में 23 में जी रहे हैं आप, ध्यान रखें, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के लिए सभी बच्चों के लिए निःशुल्क यानी कि फ्री और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इस क्वेश्चन को खुद नहीं पता होगा ये कितनी बार पूछा गया होगा। ठीक है, ऐसा सीन तो भर भर के पल्ला पूछा है, रेलवे वाले भी पीछे नहीं रहते हैं, बाकी एग्जाम वाले कहते हैं कि हम क्यों पीछे रहे, हम तो यही पूछेंगे, हम तो यही पूछेंगे। तो सब पूछो भाई। इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन आपसे और बताता हूँ कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 1 से लेके 8 साल के, कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चे फ्री पढ़ेंगे। क्यों फ्री पढ़ेंगे? उसके बाद फ्री नहीं पढ़ेंगे। ये एक बड़ा गजब का कानून बनाया हमारी देश की सरकारों ने, 8 तक पढ़ लो, 8 के बाद क्या होगा, फिर तुम IAS अधिकारी बन जाओगे, फिर उसके बाद मत पढ़ो, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सरकार आपको जॉब दे ही देगी। ठीक है, सरकार आपको जॉब दे ही देगी। क्यों? क्योंकि 8 तक पढ़ो, 9th के बाद पढ़ोगे तो बेटा फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका अधिकार नहीं है, वो आपका अधिकार नहीं है। 8वीं तक सरकार सिर्फ इतना पढ़ाना चाहती है कि अपना नाम लिख पाओ, अपने गांव का नाम लिख पाओ, अपने घर वालों का नाम लिख पाओ, फ्री खाओ, दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, बर्तन को बजाओ और आ जाओ अपने घर। 8 से ऊपर पढ़ोगे तो भाई सब वो अनिवार्य नहीं है, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं होगा। कितनी गलत बात है। 8वीं तक इसलिए पढ़ा देती है सरकार क्योंकि 8वीं तक पढ़ोगे तो कम पढ़ोगे, और कम पढ़ोगे तो लगभग मजदूर बन के ही रहोगे कि आप DM SDM आप कोई भी एक, जहाँ तक कि आप एक झाड़ू लगाने वाले की जॉब भी नहीं कर सकते अगर आप 8वीं पास है तो। ठीक है, ये भारत में इस तरह से बेरोजगारी का सिस्टम है। ठीक है, दूसरा ये देखो, ये यहाँ से क्वेश्चन और बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन तो ये मौलिक अधिकार के बारे में, ये जो निःशुल्क शिक्षा है ना, ये बड़ा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन, निःशुल्क शिक्षा वाला। ये आपको मौलिक अधिकारों में मिलेगा, नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा, और आपको मौलिक कर्तव्यों में मिलेगा। आपको पता है मौलिक कर्तव्यों में ये जोड़ा गया था, ये 21 से जो है ना, ये मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। आपको पता है 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था सन 2002 में, तब ये 11वां मौलिक कर्तव्य बना था। 11वां तो ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है,
और ये 21 में क्या है, मौलिक अधिकार है। और नीति निर्देशक तत्व में भी इसको घूंस रखा है। नीति निर्देशक तत्व जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं उसमें इसको घूंस दिया है, कौन, 45 में, अनुच्छेद 45। नीति निर्देशक तत्वों क्यों घूसा, जैसे ये तो हमारा काम हो गया। अब सरकार को भी नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सरकार को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है। तो सरकार को बता रहा है 45 में कि भाई साहब सरकार भी बच्चों को फ्री शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है, नेक्स्ट भाग की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध है। यानी कि जो हमारे इतिहास की चीज़ें, ये इससे पहले वाली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, दूसरी बार एसएससी ने पूछा है, उस बार शायद सीजीएल में पूछा था, इस बार सीपीयू में पूछा है। तो हो सकता है जीडी में पूछ ले, मन करे उसको भाई अच्छा क्वेश्चन लग रहा है उसको एक बार और पूछा जाए, मन नहीं भरा एसएससी कहे तो। ठीक है तो अब 49 में क्या होता है कि जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, या स्मारक का मतलब होता है इसकी भारत के क्षेत्र से याद होती है, याददाश्त होती है, मेमोरी के बारे में बात करते हैं हम, जैसे कि मान लो ताजमहल है, लाल किला है, या फिर हम बात करें कोई मंदिर है, सूर्य का कोणार्क का मंदिर है, मदुरई का टेम्पल है, ठीक है, अयोध्या में अयोध्या का तट है। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम आता है जो स्मारक के रूप में घोषित किया जाता है, तो उसकी रक्षा करेगी, चाहे वो स्मारक जगह स्थान हो चाहे कोई वस्तु हो। ठीक है, तो भारत सरकार ये बताता है 49 नंबर में सभी को क्या करना है, भारत सरकार को निर्देश देता है, नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। समझे बात आप, ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है जिसमें सरकार को बताता है कि सरकार, आप चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, आपको जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, जो हमारे इतिहास में जो हमारे इतिहास को याद दिलाते हैं, उनके बारे में आपको रक्षा करनी है, उसको सुरक्षित रखना है, ऐसे आगे आने वाली भविष्य भी अपनी इतिहास की पीढ़ी के मामले में जान पाए। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग अस्पृश्यता के उन्मूलन के संबंधित है। अस्पृश्यता आपको बतानी है कहाँ पर दी गई है, अस्पृश्यता का अंत, तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 17 में। आपको बताऊं, अस्पृश्यता का मतलब सीधे है जिसको स्पर्श करे, स्पर्श मतलब स्पर्श नहीं करना, यानी कि कह सकते हो पुराने ज़माने में बीमारी थी छुआछूत वाली, कि जो लोग जाति के आधार पर उसको नहीं छुएंगे, उससे घृणा करेंगे, आप किसी व्यक्ति को उससे छुआछूत से किसी तरह से दूर रहने से, या फिर अपने सार्वजनिक क्षेत्र में उसको छूने से इनकार नहीं कर सकते। आप कहीं पे जाए किसी का जाति के आधार पर अस्पृश्यता नहीं दिखा सकते। इसका उन्मूलन जो आपको मिलेगा वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 17 में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीयों के संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। देखो, मैं 11वीं सूची के बारे में आपको बताता हूँ। 11वीं सूची जो है 1992 का जो संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं 73वां संशोधन, इसके तहत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगर आपको ध्यान हो तो बता दो 73-74 संशोधन में क्या हुआ था। चलो मैं बताता हूँ। आपको पता है जो हमारी ग्राम पंचायत थी इसको लीगल किया गया था। ग्राम पंचायती सिस्टम था, इसको कानूनी मान्यता मिली, संवैधानिक मान्यता, सॉरी क्या मान्यता मिली, संवैधानिक मान्यता मिली। संवैधानिक मान्यता का मतलब था कि इसको संविधान में वर्णित किया गया। वैसे तो 1959 में शुरू हुई थी, पहला राज्य आपका था वो राजस्थान था, नागौर जिला था, जिसमें सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई, लेकिन संविधान में उसका वर्णन नहीं था। संविधान में इसको ऐड किया गया था 1992 में। तो इसी अनुसूची में किसके बारे में बात की। अब मुझे बताओ, अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत क्या कर सकती है, बड़े वन उत्पाद लगा सकती है क्या, बड़े बड़े उद्योग लगा सकती है क्या, पुलिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत प्रधान के अंदर में आती है क्या, नहीं आती ना। तो फिर क्या आएगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता तो कर सकती है। आप घर घर जो किसी बीमारी हो जाती है तो उसके टीके लगा सकती है, या फिर गली मोहल्लों की सफाई करवा सकती है, इतना ही बजट होता है उसका। ठीक है, अगर यहाँ पे तुक्का भी लगाना हो आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा भी है नहीं भी पता है तो आप लगा सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर आपको ये पता है 11वीं अनुसूची में है क्या, तो आप इसके बारे में 100% लगा सकते हो, भले से आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि बड़े वन उत्पाद नहीं खड़ा कर सकती ग्राम पंचायत, इतनी औकात कहाँ होती है बेचारे प्रधानों की। ठीक है, बड़े उद्योग नहीं लगा सकती। आप सुनते टाटा की तरह भिलाई स्टील जो लगा हुआ है, मतलब जो क्या पे जमशेदपुर में, उसी तरह एक आपके गांव में खड़ा कर दे, ऐसा नहीं होगा।
पुलिस बना ले, अपनी पुलिस को अपने कंट्रोल में रख ले, नहीं कर सकती। ये सिर्फ कर सकती है आपके स्वास्थ्य की और स्वच्छता की चिंता कर सकती है। ठीक है। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के काम पर रोक लगाता है? यानी बच्चों से कहता है भैया आप काम मत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपकी उम्र अभी 14 वर्ष से कम है। ठीक है, तो ये लगाता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप भारी काम नहीं करा सकते, हल्का भी काम नहीं करा सकते। 14 से 18 वर्ष के बच्चों को हल्का फुल्का काम करा सकते हो, लेकिन भारी काम उनसे भी नहीं करा सकते जब तक वो वयस्क नहीं हो जाए। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 24। 24 साल के हो जाओगे तब बड़े भारी काम करोगे, ऐसे याद रख लो उसको। 14 साल के बच्चे 24 साल होने के बाद ही काम करेंगे, नहीं उससे पहले क्या करेंगे? उससे पहले उन पर प्रतिबंध है, बैन है। अगर तुमने बच्चा को अपनी दुकान अपनी जगह पे कहीं पे रख लिया, किसी से शिकायत कर ली, भाई साहब मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, जेल जाओगे, दक्षिणा दे के आओगे, पिटाई खाओगे अलग से। तो ऐसे काम करने से बचें। कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। हाँ, आप अपने घर के बच्चों से अपने काम करा सकते हो, पानी मंगा सकते हो, छोटा मोटा काम इधर से चीज़ उधर लगा सकते हो, तो वो आपका अधिकार है, वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कहा जाएगा। कृपया करके आप अपने बच्चों को नहीं बताएं कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है, नहीं तो वो आपके खिलाफ मौलिक अधिकारों का हनन के केस ठोक देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ रिट जारी करेगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या किसका प्रावधान है? भाग 4 में आपको मिलेगा नीति ने सतत, मौलिक अधिकार आपको मिलेंगे भाग 3 में, चुनाव जो मिलेगा आपको, बताइए चुनाव आपको किस अनुच्छेद में मिलेगा? मैं कई बार उसको बारे में पढ़ा चुका हूँ। चुनाव के बारे में मैंने उस दिन पढ़ाया था चुनाव आयोग के बारे में, जिसमें मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 148 के 124 के तहत, तब शायद उसमें मैंने बताया था। ठीक है, तो चुनाव आयोग नहीं पता है तो बता देता हूँ। चुनाव आयोग जो मिलेगा वो 15 मिलेगा। नागरिकता मिलेगी वो अनुच्छेद 2 मिलेगी। एक में अभी मैंने बता चुका है, भारत राज्यों का संघ है, भारत के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में, उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में और राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में आपको मिलेगा भाग 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विमान को मोड़ते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना रोक के, सब अभी बताया मैंने। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कौन सा बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भैया भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये आपको कहाँ पता पड़ेगा? ये भाग आपको पता पड़ेगा अनुच्छेद 63 में। 63 में आपको पता पड़ेगा कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है साहब, उपराष्ट्रपति होगा, काम क्या करेगा? बोलो काम कुछ नहीं करेगा। काम क्या है इसका? इसका काम है, इसको चलो ऐसा करते हैं, उपराष्ट्रपति के पास कोई काम नहीं है तो बेचारा क्या करेगा? तो ऐसा करो, इसको सभापति बना दो। सभापति बना दो मतलब सभा करेगा। किसकी सभा करेगा? बोलो सभा करेगा, ये किसकी? राज्यसभा की। ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा से ही होता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं। पदेन सभापति का मतलब है जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा तो राज्यसभा का ही वो सभापति मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए अलग से कोई प्रावधान शपथ लेने का या कोई कानूनी प्रक्रिया भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी बात यह है कि अब राज्यसभा का सभापति मिलेगा और उसको सैलरी में आपको बताऊं, भारत के संविधान में सिर्फ उपराष्ट्रपति का कोई भी काम नहीं है जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है। हाँ, उपराष्ट्रपति का ये काम है, जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हुआ उस दिन उपराष्ट्रपति को ही क्या बना दिया जाएगा? राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर नहीं हुआ, इसका मतलब कैसे? जैसे कि मान लो राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, भाग गए अपने, ठीक है, इस्तीफा दे दिया, या फिर मान लो चुनाव होने को है तो राष्ट्रपति की पद खाली है, या फिर आप मान सकते हो कि राष्ट्रपति की आकस्मिक तरीके से मृत्यु हो चुकी है, मर चुके हैं राष्ट्रपति, तो उस कंडीशन में तुरंत ही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। और जिस दिन ये राष्ट्रपति बनेगा, जिस समय ये राष्ट्रपति बनेगा उस समय से इसे सारी सुविधा, सैलरी वगैरह सब राष्ट्रपति के द्वारा ही, राष्ट्रपति के बराबर ही मिलेगा। वर्तमान में राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो जो है वो 4 लाख है। देख लेना कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, जीरो फ्लो में 4 लाख प्रति महीना सैलरी है राष्ट्रपति की। इससे ज़्यादा तो लोग आईआईटी वाले कमा लेते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पद की बात होती है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति आदमी 4 लाख उल्टा ले लो, आप राष्ट्रपति बना दो किसी को तो लोग ऐसे भी तैयार है, बोले 4 लाख क्या, तुम 8 लाख महीने हमसे ले लो, लेकिन उपराष्ट्रपति तो बना दो। यहाँ पे सैलरी, यहाँ वो पद है जहाँ पे सैलरी की कोई मान्यता, कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो है 5 लाख रुपया प्रति महीना। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जगदीप हैं, जगदीप धनाधन खड़ धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं।
आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? आपको पता है भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? भारत के प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं? प्रेसिडेंट कौन से नंबर के हैं? तो मैं बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी व्यक्ति के हिसाब से 14वें हैं, और जो राष्ट्रपति हैं वो एक ज़्यादा हैं उपराष्ट्रपति से, वो हैं 15वें नंबर के। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक ही हैं। और लोकसभा के बारे में बताऊं, लोकसभा चल रही है अभी वर्तमान में कौन सी? 17वीं लोकसभा यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वास्थ्य की शुरुआत की और केंद्र और प्रांत के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? इसका आंसर है 1935। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ क्या है। देखो, 1935 का अधिनियम लेके आए अंग्रेज। इसमें बहुत सारे ऐसे कानून थे जो आज भारत के संविधान में देखने को मिलते हैं। आपसे पूछे भारत के संविधान में कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का मिलता है, तो वो 1935 का अधिनियम है जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसलिए इसको मिनी संविधान भी कई जगह कह देते हैं। मिनी संविधान का मतलब बहुत सारी चीज़ें 1935 से लिए गई हैं। राज्यपाल का पद 1935 से ही लिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1935 का जो अधिनियम आया, इसमें तय हुआ कि जो प्रांत हैं, उस समय राज्यों को प्रांत कहा जाता था, प्रोविंस कहा जाता था। इन प्रांतों में क्या होंगे? चुनाव कराए जाएंगे, और चुनाव में चुनाव के जो जीत के व्यक्ति आएगा, सरकार आएगी, उसका क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री जो होगा वो पार्टियों का रहेगा, राज्यों का रहेगा। और उसी प्रकार जो वायसराय होगा, ये इसके अंडर में काम करेगा। वायसराय के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा इतिहास में। वायसराय रहेगा, वो आपका रहेगा उसके नीचे। वायसराय को आप मान सकते हो आज के समय का प्रधानमंत्री के पद बराबर है। वायसराय जो है प्रधानमंत्री के बराबर है। जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत लिख जाता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, वैसे लग रहा है। वायसराय, ओ माय गॉड, वायसराय, ठीक है। ये वायसराय प्रधानमंत्री के बराबर इसके अधिकार थे। आज जो प्रधानमंत्री सब कुछ कर सकता है, तो उसी प्रकार से वायसराय का तो मुख्यमंत्री बनाया गया। ये चुनाव कब कराया गया? ध्यान रखना, ये अधिनियम तो आया था 35 में, 2 साल बाद चुनाव कराए गए थे। और इसी चुनाव में पहली बार 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार जीती थी, सरकार बनी थी। और इसमें क्या हुआ कि सीएम जो बने थे उत्तर प्रदेश के बारे में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो सीएम बने थे हमारे, वो बने थे 1937 में पहली बार उत्तर प्रदेश। आज़ादी के बाद भी यही बने थे। आपसे पूछा मुख्यमंत्री पहली बार गोविंद बल्लभ पंत कब बने सीएम उत्तर प्रदेश के? तो वो बने 1937 में, ठीक है। तो ये अधिनियम आया था, यानी कि स्वायत्त शासन। यहाँ पे 2 प्रकार के शासन थे, संघीय यानी केंद्रीय और प्रांतीय। ये शुरुआत होती है 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कब मिलेगी? लोकसभा में। तो मैंने क्वेश्चन पहले ही पता चला, लोकसभा में जो आरक्षण होते हैं एसटी एससी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होते हैं, वो अनुच्छेद 333 के तहत आपको देखने को मिलेंगे। तो शोर शराबा बहुत होता है हमारे यहाँ में, परेशान है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से जीएसटी परिषद के गठन का संबंध आपको कब मिलेगा? जीएसटी परिषद, जीएसटी के बारे में बता दूं, जीएसटी आया था 2016 में। ये किस प्रकार का टैक्स है? एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर प्रकार का एक कर है, अप्रत्यक्ष या फिर हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पे लगाया गया तो वही देगा, वो किसी पर दूसरे पर उसको आरोपित नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट वो होते हैं हम पे लगाया गया तो हमने अपनी, जैसे कि मान लो एक आप कोई कॉपी लेके आए, एक नोटबुक लेके आए, ठीक है। तो आप एक मान लो पेन लेके आए, एग्जाम्पल से पेन पे सरकार ने 2 रुपया का टैक्स लगा दिया, तो पेन वाले को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वो उसका रेट बढ़ा देगा। दुकानदार को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वो उसका रेट बढ़ा देगा। फर्क किसको पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कंज्यूमर को। तो इस प्रकार का जो लास्ट में उसको यूज करेगा वो करेगा। तो इस प्रकार का टैक्स जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर लगाया जा सकता है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी एक प्रकार का सभी अप्रत्यक्ष करों को इसमें जोड़ के एक बनाया गया जिसका नाम था जीएसटी, और ये आया 2016 में। और 2016 में आया, संविधान संशोधन हुआ था 101वां। ध्यान रखना, संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 101वां। अगर आपसे पूछे कौन सा संशोधन बिल पारित हुआ था, संशोधन बिल पारित हुआ था
122 में। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है देखो, 101 में इसके बारे में जब हम आगे डिस्कशन करेंगे, संविधान के संशोधन पढ़ेंगे तो और डीपली इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, बस इतना ही समझ लो आप, बस मोटा मोटा आपको रहता हूँ। 102 बार संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक ला चुके हैं, 122 बार। लेकिन जरूर थोड़ी ना हर बार संशोधन हो ही जाए, तो उसके हिसाब से देखें तो 122 में विधेयक है। संशोधन हो कितनी बार चुका था जब ये आया था, तो 101 मतलब 100 बार हो चुका था, 101 बार ये था। ठीक है, ये आपको मिलेगा 279A में जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद के बारे में 2-4 क्वेश्चन और बता दूंगा आपको। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। ठीक है, इसमें 4 प्रकार की स्लैब होती हैं। एक 5% की जीएसटी लगती है, 12% की जीएसटी लगती है, 18% की जीएसटी लगती है और आपकी 28% की जीएसटी यहाँ पर लगती है। 3-4 चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगती है, वो अभी जीएसटी से बाहर हैं, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा जीएसटी लगती है। जीएसटी देखोगे तो इससे बड़ा आदमी पागल हो जाएगा, बोल रहे 50% से ज़्यादा जीएसटी लग रही है, इसलिए सरकार ने उसको छुपा के रखा है। पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं लग रही है। आपके जो रियल एस्टेट है, जो आपका जिसमें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, ज़मीन खरीद कर करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिजली का शुल्क है, उस पर जीएसटी नहीं है। और मेन चीज़ जो घुटी होती है जिसमें लोग पी के मगन हो जाते हैं, अल्कोहल, इस पर भी जीएसटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 से क्या कहेगा। अभी मैंने बताया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिए। 21 के बारे में अभी बताया था मैंने, समानता से है, गोपनीयता से है, कार्य से है, शिक्षा से। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, देख लिया तुमने, कितने गलत व्यक्ति हो आप। चलिए 128 क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि जो है उसको हिंदी की संघ की आधिकारिक भाषा नियुक्त किया गया है। देखो भाग 17 में भाषा का प्रावधान है। अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची है। ठीक है, जिसमें प्रावधान है। और आपसे पूछे इसमें अनुच्छेद कौन सा होगा, अनुच्छेद आपके हैं 343 से 351 तक भाषा ही भाषा मिलेगी। तो उसमें से एक वर्ड है, आपको पता है हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा का मतलब होता है किसी राज्य की भाषा जिसके सारे काम उसी भाषा में हो सकते हैं। तो हिंदी जो है वो राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर है। तो ये आपको देखें, जो हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि आपको मिलेगी आर्टिकल 343(1) में। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, इसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। देखो राज्यपाल अगर किसी की सजा को कम कर रहा है, क्षमा कर रहा है, ये सब कर सकता है। 2 ही व्यक्ति के पास किसी की सजा को कम करने का प्रावधान है, एक राज्यपाल के पास और दूसरा है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति 5 प्रकार से सजा को कम कर सकता है, या तो उसकी पूरी सजा माफ़ कर सकता है, या फिर उसकी सजा शारीरिक सक्षम नहीं है, कोई व्यक्ति विकलांग है उसने, लेकिन उसने अपराध कर दिया है तो उसकी सजा को कम कर सकता है, या फिर फांसी को माफ़ कर सकता है, या फिर कठोर कारावास को कम समय में कर सकता है, या फिर किसी के कारावास को 4 साल का है तो 2 साल का कर सकता है। तो 5 प्रकार से सजा राष्ट्रपति माफ करता था। राष्ट्रपति के बारे में बताऊं तो राष्ट्रपति जो माफ़ करता है वो करता है अनुच्छेद 72 में, और राज्यपाल जो माफ़ करता है वो करता है अनुच्छेद 161 में। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिषद में पेश किया नहीं किया? देखो धन विधेयक जो होगा वो राज्यों की जो परिषद होती है उसमें पेश नहीं किया जाएगा। ये बात होगी अनुच्छेद 109। अभी मैंने बताया था धन विधेयक जिस प्रकार से केंद्र में जो पेश किया जाता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, उसी प्रकार से राज्यों में होती हैं 2 सभाएं। जैसे कि 2 सदन होते हैं विधानमंडल, एक होती है विधान सभा और एक होती है विधान परिषद। तो विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। विधान परिषद में बैठते हैं एमएलसी और विधान सभा में बैठते हैं एमएलए। विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है, विधान परिषद तो लगभग सभी राज्यों में है, 2 केंद्र शासित राज्यों में भी है, जम्मू कश्मीर होगी तो वर्तमान में नहीं है। तो ये जिस प्रकार से लोकसभा मान लो इसको आप राज्यसभा मान लो, तो राज्यसभा में पेश नहीं होता था, इसी प्रकार विधानसभा में पेश नहीं होता। तो ये पूछा गया कि सॉरी विधान परिषद में पेश नहीं होता, ये पूछा गया कि विधान परिषद में किसने मना किया है कि विधान परिषद में पेश नहीं कर सकते पहले, तो आप कहोगे पेश नहीं कर सकते, 109 ने मना किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के वीडियो क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत करके हम बच्चों को कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो कई बार लेट हो जाती है तो आप उस चीज़ का माइंड मत कीजिएगा करेगा। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने क्वेश्चन के आंसर, अपना जो भी सजेशन है वो करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय।